अपात्र हो गया था, तो फिर मैंने दोबारा एमए किया है ओपन यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद दोबारा नेट जेआरएफ किया है 2019 ठीक में। ठीक ठीक है। जी सर। अगर आपको राज्यपाल के रूप में चुनना चाहे तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? सर राज्यपाल के रूप में मुख्य रूप से 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए। और कोई भी योग्यता नहीं है इसकी? जी सर, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, केवल भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु हो, ये तो मुख्यतः योग्यता जो है, योग्यता की बात है तो वो यही है। फिर वो अहर्ता वाली जो स्थिति बनती है कि वो संवैधानिक पद पर नहीं हो, उस संबंध में दो तीन उसकी अहर्ताएं आती है। राजनीतिक रूप से निरपेक्ष हो। जी। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति सर राष्ट्रपति करता है। ठीक है। और इसके कर्तव्य क्या है राज्यपाल का? राज्यपाल सर राज्य का प्रमुख होता है, प्रथम नागरिक होता है, और राज्य में जितने भी जो संवैधानिक कार्य होते हैं, नियुक्तियां होती है, वो राज्यपाल के नाम से ही होती है। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है, जो राजनीतिक प्रमुख होता है, क्या वो राज्यपाल द्वारा ही नियुक्त किया जाता है सर। क्या राज्यपाल आपातकाल लग सकता है राज्य में? नहीं सर, राज्यपाल आपातकाल नहीं लगा सकता। हाँ, आपातकाल के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध कर सकता है, उनको सूचित कर सकता है, और राष्ट्रपति अगर आपातकाल लगाते हैं तो उस स्थिति में राज्यपाल वहां पर प्रमुख की, या यूं कहें कि संघीय शक्ति के रूप में, संघीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। धन्यवाद। मेरे सवाल पूर्ण हुए। मैं अगले साथी को आमंत्रित करता हूँ कि साक्षात्कार जारी रखें। हाँ जयशंकर जी, सहज महसूस कर रहे हो आप? जी सर। तो क्या पढ़ा है आपने इन दिनों? सर इन दिनों तो चित्रा मुदगल जी का नाला सुपारा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 पढ़ा था, जो अभी हाल ही में खत्म किया है आज ही। सर आप हिंदी के विद्यार्थी हो, अभी कह रहे हो मैंने खत्म किया है। खत्म जी सर। करने का ये जो शब्द है वो जी पूरा प्रयोग कर सकते हैं हम? सर, समझा नहीं, प्रयोग मतलब? पूरा पढ़ने के लिए, पूरा पढ़ ले किसी किताब को हमें, तो ये कहेंगे जी क्या जी। उसे खत्म किया है मैंने? नहीं सर, खत्म तो नहीं कहेंगे। वो थोड़ा सा, क्योंकि प्रचलन में, बोलचाल में यूं कहें कि मातृभाषा के हिसाब से वो आ गया शब्द, लेकिन उसको पूरा किया है ऐसा बोल सकते हैं। अभी हाल में इसको पढ़ा है। किस विषय से संबंधित है ये? सर एक किन्नर विमर्श से संबंधित है, और चित्रा मुदगल जी ने इसमें किन्नरों की जो समस्याएं होती है उनके बारे में बताया है। साथ ही किन्नरों को मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको भी आम नागरिक समझने के लिए, लोगों को एक तरह से जागरूक किया है कि वो कोई अलग दुनिया से आए हुए व्यक्ति नहीं होते। कोई भी व्यक्ति होता है जो शारीरिक या मानसिक विकलांग होता है, उसको भी समाज में रहने का अधिकार है, सामान्य जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन किन्नर जो है, जो जिसमें कोई दोष नहीं होता, मतलब उनकी कोई गलती नहीं होती, कि वो जन्मजात विकृति होती है, शारीरिक विकृति कह सकते हैं उसे। तो जैसे ही वो शारीरिक विकृति के साथ जन्म होता है, वैसे ही उनको अलग ही जो किन्नर आते हैं वो अपने साथ ले जाते हैं, और उसको समाज में एक तरह से हे दृष्टि से देखा जाता है। जी जी, अच्छा बताया आपने। सर अब बड़ा व्याकरण का सवाल पूछेंगे आपसे, तैयार है आप? जी सर। सर एक होता है शब्द, जी क्या होता है शब्द? सर, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। एक पद नाम भी आता है, जी सर। ये क्या होता है? शब्द को जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद कहलाता है। जी जी, बहुत अच्छा बताया आपने। चलो अब हिंदी से सवाल करते हैं आपसे। तो कोई उपन्यास, ये उपन्यास विधा का था ना, जी सर, उपन्यास नाला विधा है सोपारा? जो। जी जी सर। अच्छा।
तो और कौन कौन से उपन्यास पढ़े हैं आपने? सर उपन्यास तो अभी जो हाल ही में जैसे कहें तो पाठ्यक्रम में लगे हुए जैसे त्यागपत्र गोदान है वो पढ़े हैं। और वैसे तो बहुत पहले तमस भी पढ़ा था। और उनके हैं, याद नहीं आ रही, यारों के यार है, इस तरह के उपन्यास वो भी पढ़े थे। किनके है वो? यारों के यार? कृष्णा सूर्ति के हैं सर। तो उनके और कौन कौन से उपन्यास हैं? 2-3 का नाम बता सर सकते वो हैं? में, हाँ, एक तो यारों के यार ही था और शायद 3 पहाड़ हो सकता है, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर उनका। जी सर। तो सर उपन्यास विधा का प्रारंभ कब से होता है हिंदी में? हिंदी में उपन्यास विधा का जो प्रारंभ है वो परीक्षा गुरु से माना जाता है सर। परीक्षा गुरु जो उपन्यास हैं जी जी 1882 के आसपास उसका रचना काल माना जाता है। लाला श्रीनिवास दास का, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। जी जी जी। उपन्यास वगैरह जो भी है, विधाएं, बहुत सी विधाएं हमारी हिंदी में अंग्रेजी से, बांग्ला से इस प्रकार आई थी, हम्म। है ना? जी तो ये जो उपन्यास बता रहे हो आप, पृथ्वी गुरु, इस पे भी इनका किसी का प्रभाव है क्या, या मौलिक रचना है? सर, अभी इसके प्रति में थोड़ा के पढ़े काफी दिन हो गए, बीच में ये थोड़ा ठीक है सर। उपन्यास भी पढ़ा तो कोई बात वो नहीं सर, कोई बात नहीं सर। बिल्कुल याद नहीं कर पा रहा हिंदी हूँ। हिंदी हिंदी उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी कहे जाते हैं। जी सर। उनके उपन्यासों के बारे में बताइए। सर प्रेमचंद जी ने कई उपन्यास लिखे हैं। और जो भी उपन्यास लिखे हैं वो उन्होंने किसी न किसी सामाजिक समस्या को उठाकर या केंद्र में रखकर लिखे हैं। तो अलग अलग समस्याएं, जैसे सेवा सदन है, स्त्रियों की समस्या है, निर्मला है, उसमें वो अनमेल विवाह की समस्या है, गोदान है, कृषक जीवन की समस्या है। तो अलग अलग समस्याओं को केंद्र में रखकर उन्होंने उपन्यास लिखे हैं सर। हेलो, हेलो सर। हाँ हाँ, सर। तो सर गोदान को महाकाव्य भी कहा जाता है, जी जी। क्या सहमत है आप इस बात से? जी सर, जैसा कहा जाता है कि महाकाव्य में जैसे अपन काव्य की ओर उन्मुख हों, तो काव्य की जो विधा होती है तो महाकाव्य को ऐसा माना जाता है कि प्रबंध काव्य में सबसे बड़ा होता है। प्रबंध काव्य दो तरह के होते हैं, खंड काव्य और महाकाव्य। खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना को केंद्र पर रखकर और उसका सर मैं इतना चरित्र। पूछ रहा हूँ, इसे कैसे मानेंगे आप? वो जी सर, इससे सहमत हैं अपन की महाकाव्य, मैं इससे सहमत हूँ कि महाकाव्यात्मक ये उपन्यास है, इसे महाकाव्य कहा जा सकता है। अब हालांकि महाकाव्य की परिभाषाओं के अंदर इसको हम करने का प्रयास करें, परिभाषित करने का प्रयास करें, तो ये महाकाव्य तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गद्य की विधा है, काव्य की विधा नहीं जी है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए कि जो महाकाव्य के जो गुण होते हैं, जिसमें जीवन के विस्तृत फलक को या पूरे जीवन को केंद्र में रख के कथा उपकथा को जी अलग अलग जी। विस्तार देकर जिस तरह से रचा जाता है, उसी प्रकार गोदान की कथा को बुना गया है। सर एक जो प्रेमचंद जी की प्रारंभिक उपन्यास है और गोदान है, इन दोनों जी में कोई अंतर, मूल अंतर, संवेदनात्मक अंतर क्या है? सर, जहां तक मैंने पढ़ा है, शायद वो कहानी के विषय में पढ़ा था, लेकिन प्रेमचंद जी ने जो सर्वप्रथम जो रचनाएं की थी, उसमें जो भी समस्या उठाई थी उसका एक आदर्श मूलक समाधान प्रस्तुत किया था। लेकिन बाद में जब उन्होंने, जैसे जैसे उनकी रचना धर्मिता आगे बढ़ती गई, तो वैसे यथार्थ का पुट उनमें आता गया और एक समस्या को उठाकर वो रह गए, उसका वो यथार्थ चित्रण करके रह गए और उसके समाधान को उन्होंने अधूरा छोड़ दिया। यूं कहें कि उनके जो उपन्यास थे उनको आदर्शवाद से उन्होंने मुक्त कर दिया। ठीक सर। सर ये गोदान है या प्रेमचंद जी के अन्य उपन्यास है, आप किसी एक को चुन सकते हो, और उसके वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है ये बताइए। जिस गोदान उपन्यास वर्तमान समय में प्रासंगिक है, क्योंकि कृषक जीवन की समस्याओं से ये रूबरू करवाता है। और कृषकों की जो स्थिति है वो, जो प्रेमचंद ने जिस समय लिखा होगा उस समय की, तो ये 100% वैसा ही था। लेकिन आज भी हम यूं नहीं कह सकते कि आज भी 100% वैसा ही प्रासंगिक है या बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है। लेकिन कुछ हद तक ग्रामीण जीवन में जो किसान जीवन है वहां पर ये बिल्कुल प्रासंगिक है और
सटीक रूप से उनकी समस्याओं से अवगत करवाता है। आज भी जो किसान हैं वो ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। आज भी किसान हैं उनकी क्योंकि फसलों का उनको उचित मूल्य नहीं मिलता। उनको किस तरह की ब्याज से ही उनको मतलब पैसा लेना पड़ता है सूदखोरों से इनसे। तो आज भी वही परेशानियाँ हम देखते हैं जो प्रेमचंद जी ने वर्षों पहले उठाई थी। उन समस्याओं से ठीक हम है आज परिचित हो रहे हैं सर। जी जी। तो सर कवि कोई है आपका पसंदीदा जो सबसे अच्छा लगता हो आपको? सर अभी तक मैंने जितना सा पढ़ा है तो उसमें तो मैं अमीर खुसरो को थोड़ा सा रुचि मेरी उसमें ज्यादा है अभी पढ़ने में। और क्योंकि कवि तो वैसे बहुत है जैसे छायावाद के बहुत सारे कवि हैं, किसी एक को चुनना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अगर जैसे जो मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत और जो मुझे थोड़ी रुचि जिसमें जागृत हुई तो अमीर खुसरो मुझे अच्छा लगता है सर। जी। क्यों लगता है सर अमीर खुसरो? जी सर, अमीर खुसरो का अच्छा लगने का एक तो ये है कि वो खड़ी बोली के प्रथम कवि थे। उसके अलावा उन्होंने जो ये तो काव्य कोई कारण नहीं होता, ये तो कोई नहीं, ये कारण नहीं कोई होता, कारण तो नहीं पहला होता कवि होने। नहीं जी बिल्कुल सर, ये तो कारण फिर कह भी नहीं सकते। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे अमीर खुसरो है तो भाई क्यों है, तो क्योंकि एक तो वो पहले कवि हैं, दूसरी चीज ये है कि उन्होंने जो चीजें लिखी है जो कि लोगों अ, दो सतुने गजल या जो भी उन्होंने लिखा, तो वो एक लोक रंजन शैली में लिखा। उनको पढ़ने में एक तरह से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा था और बड़ा रुचिकर लगता है सर। जी जी जी। सर आप कहते हो दिमाग नहीं लगाना पड़ता और उनकी पहेलियां प्रसिद्ध है, और पहेलियां बिना दिमाग हल भी नहीं होती, क्योंकि हाँ मानसिक सर। उलझने होती है पहेलियों में, तो फिर दिमाग कैसे नहीं लगाना पड़ता? सर दिमाग वो वाला दिमाग मैं कहना चाहूंगा कि दिमाग तो लगाना पड़ रहा है, लेकिन उसमें इतना सा ही है कि अपन ने कोई पहेली पढ़ी और पहेली पढ़ी उसका हल ढूंढना वो भी एक रुचि का विषय है। तो सर ये पहेली वगैरह है, ये तो आजकल अखबारों में सुडोकू वगैरह आते हैं, पहेलियां भी आती है, तो वो पढ़ ले फिर, ये अच्छे सर जो क्यों लगे? पहेलियां आती है वो अमीर खुसरो की पहेलियां कुछ अलग ढंग से लिखी गई थी। पहेलियां हैं, दो शकुने हैं, तो वो अलग ढंग से लिखी गई थी, काव्यात्मक रूप में लिखी गई थी। अखबार में जो आती है ठीक पहेलियां है वो इतनी ठीक है सर, अभी आपने एक नाम लिया था लोक रंजन, एक होता है लोक जी रंजन, एक होता है लोक मंगल, इन दोनों में क्या अंतर है और कौन सर कौन इनके लिए लोक प्रसिद्ध है? मंगल। जी सर। हाँ सर। हाँ कवि जो बता अंतर। दीजिए नाम भी, ये इसके लिए प्रसिद्ध है और वो इसके लिए प्रसिद्ध है, ये मेरा अंतिम जी प्रश्न है सर आपसे। सर। सर लोक रंजन से तात्पर्य तो लोगों का मनोरंजन करने के लिए जो काव्य लिखा जाता है या लोगों का मनोरंजन ही जिसका प्रधान लक्ष्य होता है वो लोक रंजन होता है। और लोगों की मंगल कामनाएं उसके एक तरह से उनका भला करने के लिए जो काव्य लिखा जाता है वो लोक मंगली कामना से लिखा गया काव्य कहलाता है। अच्छा अच्छा। तो सर आप जो है, भक्ति काल में देखते हैं कृष्ण कवियों को, तो उन्होंने सिर्फ लोगों जी को सर। मनोरंजन करने के लिए लिखा था, क्योंकि सूरदास जी भी लोकरंजन के लिए प्रसिद्ध है। जी सर, लोक रंजन और स्वांत सुखाई के लिए उन्होंने लिखा था जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। कुछ ठीक है सर मेरे। तुलसीदास जी का जो काव्य है वो लोक मंगल का काव्य कहा जाता है, क्योंकि उसमें उन्होंने आदर्शवाद की स्थापना की है, अपने आराध्य का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। जी जी जी, मेरे सवाल यही समाप्त होते हैं। अब मैं अगले विशेषज्ञ को कहूंगा कि वो आपसे सवाल करें। जी सर। राकेश जी सर, आप शुरू करें। हेलो। हाँ सर। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। सर मैं मुझे लेना था क्या इंटरव्यू आज? सर आपका नाम लिस्टेड है और 4-5 मिनट आप पूछ भी आपको उचित लगे। पता ही नहीं था सर मुझे, तो खैर कोई बात नहीं। और मैं तो अभी जस्ट इसको ऑन तो मैंने कर रखा था, अभी जस्ट आके बैठा हूँ, मैं कहीं था। ठीक है सर। हाँ वैसे किसका चल रहा है सर इंटरव्यू? सर मेरा चल रहा है जयशंकर सुमन का। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर, किस विषय पर चल रही है चर्चा? हिंदी के समग्र विवेचन पे चल रही है सर। अच्छा समग्र ही चल रहा है, ठीक है सर। तो इन दिनों सर क्या पढ़ रहे हैं आप? सर वैसे इससे पहले चर्चा हो गई हमारी प्रभुदयाल जी सर से, उन्होंने पूछ लिया भाई क्या पढ़ रहे हैं, तो मैं वैसे
पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास सर अभी पढ़ा है मैंने। ठीक है सर। नाला सोपारा किन्नर जीवन पर आधारित है जहां तक मुझे ध्यान है। जी और सर। ये तो इसके बारे में हो चुकी चर्चा सर। जी सर। ठीक है सर। सर आप चाहे तो पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ सवाल हो सकता है उस पर चर्चा नहीं हो जो आप पूछना चाह रहे हो। नहीं कोई बात नहीं सर। तो उपन्यास में इनके अलावा और कौन कौन से पढ़े हुए हैं? उपन्यास में सर इसके अलावा गोदान पढ़ा हुआ है, जी। त्यागपत्र पढ़ा और है, ठीक बाणभट्ट है। की आत्मकथा पढ़ी है। हम्म। अभी तो तो यही याद कर पा रहा हूँ। त्यागपत्र जो उपन्यास है उसको आप कैसा मानते हैं, किस तरह का उपन्यास मानते हैं? सर त्यागपत्र जो उपन्यास है वो हम्म। यूं कह सकते हैं कि समस्यात्मक उपन्यास है, लेकिन वो समस्या जो दिखाई गई है हम्म। उसका कोई हल देता हुआ प्रतीत नहीं होता है। और जो त्यागपत्र का जो नायक है वो हम्म। इसी समाधान न दे पाने की वजह से या न्याय नहीं कर पाने की वजह से ही अपने पद से अंत में इस्तीफा देता है। त्यागपत्र का नायक किसे मानते हैं आप? त्यागपत्र का, जी सर मैं अभी त्रुटिवश उसको अपन नायक नहीं कहेंगे। नायक तो जो हम्म। उसकी जो मुख्य पात्र है उसका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, जो उसकी भुआ थी, जो जज थे। अभी मैं सर उनके नायिकाओं के जो उसमें ये कहें कि जो पुरुष और स्त्री जिनके बारे में बताया गया है, बुआ और हम्म। जो भतीजे होते हैं, तो उनके नाम ध्यान नहीं हम्म। कर पा रहा हूँ, लेकिन जो महिला पात्र है वो नायक के रूप में मानी जा सकती है। महिला को आप उसके भतीजे को नायक नहीं मानेंगे? ये हाँ सर, उपन्यास तो क्योंकि सारा। हम्म। जी जी, ये उपन्यास सर वैसे क्या है, लिखा उन्होंने है, लेकिन जी। जो मुख्य जो केंद्र है वो केंद्र उनकी भुआ ही रही है। उसी के इर्द ठीक गिर्द है। पूरा उपन्यास घूमता है और अंत भी उसी से प्रभावित है। हम्म। चैनेन्द्र के और उपन्यास पढ़े हैं त्यागपत्र के अलावा? जैनेन्द्र के सर और उपन्यास नहीं पढ़ पाया हूँ, कहानी जरूर पढ़ी है सर मैंने, पाजेब। अच्छा। पाजेब कहानी के कुछ पात्रों के नाम बताएंगे सर? पात्रों के नाम ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत पहले पढ़ी थी। उसकी विषय वस्तु याद है, उसमें होता क्या है। ठीक है। तो आपने अभी 21वीं सदी में कोई उपन्यास छपा हो, ऐसा कोई उपन्यास पढ़ा है आपने? जी सर, ऐसे बहुत से उपन्यास पढ़े हैं, सत्यव्यास जी के पढ़े हैं, दिल्ली दरबार पढ़ा है, नीलोत्पल मनाल जी का डार्क हॉर्स पढ़ा है, सचकांत मिश्र जी का देहाती लड़के पढ़ा है, हम्म। और एक और है बागी बलिया सत्यव्यास जी का ही है, उसको पढ़ा है। अच्छा। चेतन भगत जी का है 105 रूम, कुछ ऐसे हैं, ए गर्ल इन रूम 105, वो भी हिंदी में अनुदित है, वो पढ़ा था। डार्क हॉर्स को आप किस श्रेणी में रखेंगे? जी सर, श्रेणी से थोड़ा मतलब सा। किस प्रकार का उपन्यास है? जी सर, डार्क हॉर्स जो है वो 21वीं सदी का उपन्यास है, और एक तरह से कॉलेज जीवन के या यूं कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं के जो तैयारी के दौरान जो संघर्ष प्रतिभागियों को या प्रतियोगियों को जिस दौर से गुजरना होता है, जो संघर्ष वो करते हैं, उसका चित्रण उसमें किया गया है सर। ठीक है। इसके लेखक कौन है? नीलोत्पल मनाल, नीलोत्पल नीलोत्पल। मनाल। हाँ, नीलोत्पल मृणाल जी का कोई और उपन्यास ध्यान है आपको? सर उपन्यास तो अभी आया था कुछ समय पहले, उसका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, दानव कुछ ऐसे हैं। ओघड़। ओघड़ ओगढ़, पढ़ा है ओगढ़। आपने? सर ओगढ़ नहीं पढ़ पाया मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। डार्क हॉर्स से मिलता जुलता कोई और उपन्यास पढ़ा है? डार्क हॉर्स से मिलते जुलते सर, ये जो मैं बता रहा हूँ देहाती लड़के शशिकांत मिश्र जी का, उससे मिलता जुलता है। उसके अलावा हम्म। जो सत्य व्यास जी का दिल्ली दरबार है वो भी उससे मिलता जुलता है। यूपीएससी के जो प्रतियोगी परीक्षा है, परीक्षार्थी हैं, उनके जीवन पर आधारित एक ऐसा ही उपन्यास है, ट्वेल्थ फेल। पढ़ा है आपने? जी सर। सर वो नहीं पढ़ पाया मैं, पढ़ा था वो ठीक मैंने, है। उनके बारे में सुना है, अच्छा, पर वो सुना है। पढ़ नहीं किन के पाया। बारे में है वो? वो भी इस तरह से जो कलेक्टर हैं,
और उनका तो मैं इंटरव्यू भी देखा था दृष्टि वाले चैनल पर, यूट्यूब पर। तो वो 12th में फेल हुए थे और बाद में कलेक्टर बने हैं, आईएएस की परीक्षा उन्होंने पास की है। नाम अभी अच्छा, उनका याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, कौन है उनके लेखक। कोई बात नहीं। मनोज कुमार मिश्रा हैं वो, और जी उन्होंने जी। आईएएस नहीं, यूपीएससी की परीक्षा पास की थी और आईपीएस के लिए चयनित हुए थे वो। अच्छा, तो एक तरह से उनका जीवनी परक उपन्यास उसको कहा जा सकता है। इसका लेखक पता है आपको? इसके लेखक कौन है? 12th फेल के? हाँ जी। नहीं सर, सॉरी, क्षमा कीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अलावा आपकी किस विधा में अधिक रुचि है उपन्यास के अलावा? उपन्यास के अलावा सर वैसे तो रुचि जो है वो कथा साहित्य में ज्यादा है मेरी, उसमें कहानी और उपन्यास दोनों आते हैं। तो अच्छा, उसके अलावा जैसे उपन्यास और कहानी एक ही सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं कि उपन्यास भी कथा साहित्य से संबंधित है और कहानी भी है। तो अगर उपन्यास के बाद कहानी को माना जाए तो कहानी ज्यादा पसंद की जाती ठीक है। एक हाल ही में नवंबर के महीने में एक प्रसिद्ध उपन्यासकार भी और कथाकारा भी हमसे जुदा हो गई। कौन थी वो? है। जी सर, मन्नू भंडारी जी। उनकी कुछ कहानियों के नाम याद हैं आपको? पढ़ी हैं आपने उनकी कहानियां? और उनकी कहानियां नाम ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। एक तो रजनी जो पटकथा लिखी थी वो पढ़ी है। हम्म। तो उनकी कौन सी कहानी, एक उनकी कहानी है जिस पर एक फिल्म भी बनी बनी थी, उस फिल्म का नाम और उस कहानी का नाम बता पाएंगे आप? रजनीगंधा नाम हो सकता है। मैं एक तरह से आश्वस्त नहीं हूँ पूरी तरह। सही रजनीगंधा है। फिल्म बनी थी, रजनीगंधा फिल्म बनी थी शायद। ये किस कहानी पर है? उनकी सर कौन याद सी नहीं कर कहानी पा पर रहा हूँ। आधारित है सर ये रजनीगंधा? सर याद नहीं कर पा रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। चलिए, कोई बात नहीं। और कोई कहानी पढ़ी उनकी, मन्नू भंडारी जी की? नहीं सर। उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, आत्मकथ्य का है उसको उन्होंने, किस नाम से है? क्षमा कीजिएगा सर, याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मन्नू भंडारी को पढ़ा नहीं, बहुत दिन हो गए। तो चलिए, कोई बात नहीं। इनका विवाह हिंदी साहित्य के ही एक प्रसिद्ध कहानीकार से हुआ था। जी सर, कौन है वो? राजेंद्र जी यादव से। इन्होंने दोनों ने, आप उपन्यास साहित्य में रुचि बता रहे हैं, दोनों ने मिलकर के एक उपन्यास लिखा था। जी सर, 1 इंच मुस्कान। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। राजेंद्र यादव ने भी अपना आत्मकथ्य लिखा है, हम्म। वो किस नाम से है? आत्मकथा मुड़ मुड़ के देखता हूँ। बहुत बढ़िया। राजेंद्र यादव ने अपने समय के जो और बाकी कथा कहानीकार थे, उनकी कहानियों का एक संकलन भी तैयार किया था, आपको ध्यान है? नहीं सर, क्षमा कीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। एक दुनिया समानांतर नाम से उनकी जो पुस्तक है, उसमें उनके समकालीन साहित्यकारों की कहानियों को संकलित किया गया है। अच्छा। कविता में रुचि रखते हैं आप? जी सर, रुचि तो है, वैसे हिंदी साहित्य के सभी विधाओं में रुचि है। अच्छा, सभी विधाओं में रुचि है, तो फिर हाँ, आप पर वो बताइए। मुख्यतः जिससे माना जाए, मैंने वही मैं अभी अपनी बात को पूरा करना चाह रहा था कि वैसे तो सभी विधाओं के हिंदी के विद्यार्थी सब पढ़ने में आती है, लेकिन क्योंकि कहानी और कथा साहित्य ज्यादा पढ़ता हूँ, तो कविता से कम ही पढ़ पाता हूँ मैं कविता को सर। जी, जी। राकेश सर मैं बीच में बोलना चाहूँगा, टाइम हो गया इनका। धन्यवाद ठीक है आपका। सर, और मैं माफी चाहूंगा कि मैं सही तरीके से प्रश्न नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैं